बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे द चैप्टर ऑफ पैथोफिजियोलॉजी दैट इज़ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। ठीक है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला आपको होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट बताया गया है। तो इस पे मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई थी होम्योस्टेसिस वाले टॉपिक पे बहुत डिटेल के साथ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। इसमें भी हम थोड़ी सी बात करेंगे होम्योस्टेसिस के ऊपर। पहले तो होम्योस्टेसिस है क्या चीज़, तो ये मैं आपको अपने सिंपल अल्फाज में ये बता दूं कि होम्योस्टेसिस बॉडी का एक बैलेंस है। आपके बॉडी को बैलेंस में या बराबरी में हम कह सकते हैं कि ठीक है, रखने का एक निज़ाम है जिसमें आपके बॉडी के अंदर एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर एक ख़ास निज़ाम के तहत सब कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। बाहर जो भी हो रहा हो, जो भी टेम्परेचर हो, जो भी स्टिमुलेंट्स वगैरह आए, उनको हटा के उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट या अपने ऊपर हावी ना करते हुए बॉडी अपने अंदर का जो निज़ाम है उसको बैलेंस में रखती है। दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे आपका टेम्परेचर, आपका बॉडी फ्लूइड्स, आपके एंजाइम्स, आपके प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे फ्लूइड्स के ऊपर कि बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स है जैसे कि वाटर। तो ये आपको बताया जा रहा है बॉडी फ्लूइड्स आर नॉट स्टैटिक। फ्लूइड्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स शिफ्ट फ्रॉम कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट। बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड है जैसे कि वाटर, ब्लड या जो भी फ्लूइड टाइप चीज़ है, ठीक है, वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मतलब कि एक जगह पे नहीं रुका हुआ, वो कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट शिफ्ट होते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, और ये काम कौन करता है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ही ये काम करता है कि बॉडी फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं ताकि बॉडी के अंदर का निज़ाम जो है वो बरकरार रहे। जैसे कि इसमें आपको बताया गया है आर्टीरियल इन है, कुछ चीज़ें अंदर जा रही है, कुछ बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये होता रहता है टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। इसमें भी वही बताया गया है। सेंट्रल कंसेप्ट ये है कि बाहर जो भी चेंज आए, जो भी थ्रेट्स हो, जो भी स्टेबिलिटी को ख़राब करने वाली चीज़ आए, ठीक है, लेकिन आपके बॉडी अंदर के निज़ाम को बरकरार रखती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। और अगर होम्योस्टेसिस फेल हो जाए, ठीक है, मतलब होम्योस्टेसिस में कोई मसला आ जाए तो हमें डिजीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 37 है और वो किसी न किसी वजह से होम्योस्टेसिस में मसला आया और वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया 38, 39 या 40 तक पहुंच गया, तो हमें डिजीज़ होगी, हमें फ़ीवर होगी। ठीक है, अगर ये हमने ट्रीट नहीं किया और ये बार बार होता रहा तो इट कैन लीड टू डेथ। तो होम्योस्टेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द sake of our body. इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज़ टिश्यू फ्लूइड। हमारे बॉडी के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, जो क्या काम करते हैं? हमारे सेल्स को नरिश करता है, मतलब उनको खुराक देता है, उनको नहलाता है। अगर हमने ये काम इस तरीके से अपने सेल्स को हेल्दी और अलाइव रखना है तो हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो फ्लूइड है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जैसा नेचुरल है वैसा होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए। अगर उसमें ऐसा कोई चेंज आता है तो हमारे सेल्स ख़राब होंगे और डेथ हो सकती है हमारे सेल्स की। ठीक है, फ्लूइड इज नरिश्ड एंड प्यूरिफाइड व्हेन मॉलिक्यूल्स आर एक्सचेंज्ड अक्रॉस थिन कैपिलरी वॉल्स। और इसमें क्या होता है कि कैपिलरी वॉल्स के थ्रू जो है वो मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते रहते हैं, नरिश होते हैं, एंड दैट्स हाउ इट गेट्स द नरिशमेंट इन द फूड। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड रिमेंस कांस्टेंट इफ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड रिमेंस कांस्टेंट। अगर हमारा ब्लड सही है, कांस्टेंट है, तो उसको होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो टिश्यू फ्लूइड है वो भी कांस्टेंट रहेगा और हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा। फिर इसमें आपको वही सारी चीज़ें स्टिमुलेंट, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स का बताया गया है। ये मैंने आपको होम्योस्टेसिस वाले वीडियो में बहुत डिटेल के साथ बताया है, सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट हेयर। ठीक है, आप उसी वीडियो में जाके ये देख सकते हैं। फिर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो काम करती है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि कुछ बॉडी फ्लूइड्स होती है, उसको कौन मेंटेन करता है? किडनीज़ है हमारे बॉडी के अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, लंग्स है, जीआई सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारे फ्लूइड को मेंटेन करने में काम करते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं जिसको हम एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, या फिर रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, या
एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर ANF जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स है और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स है जो कि फ्लूइड को या फिर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में अपना किरदार अदा करते हैं। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाइपोथेसिस हमें क्या कहते हैं कि द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स across capillary wall depend on the balance between the force of blood pressure on the walls, के फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है जिस तरीके से वो फ्लो करता है, बहता है, ठीक है, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, बैलेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन द वॉल्स, के जो ब्लड प्रेशर है वो वॉल्स पर, जो हमारी जो आर्टरी है या वेंस है उस पर कितना प्रेशर अप्लाई करता है बाहर की तरफ, ठीक है। और दूसरा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अंदर की तरफ फ्लूइड को धकेलने में या अंदर की तरफ लेके जाने के लिए कितना फोर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्लिंग हाइपोथेसिस। मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है जो कि बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर अप्लाई करता है, जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसमें से किसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसी में जाके जो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रेशर्स होती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, टेंड्स टू मूव फ्लूइड आउटवर्ड फ्रॉम कैपिलरीज टू इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इसमें क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो कैपिलरीज से इंटरस्टिशियल स्पेसेस तक लेके जाने में वो हेल्प करते हैं। मतलब कैपिलरीज से बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल जो सेल्स के अराउंड स्पेस होते हैं, ठीक है, वहाँ तक फ्लूइड को मूव करने में हेल्प करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैपिलरी कोलाइड प्रेशर क्या होता है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स आते हैं, फ्लूइड मूवमेंट एनवर्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेसेस टू कैपिलरीज। ये उस पहले वाले फोर्स के उल्टा है, इसमें बाहर से फ्लूइड अंदर कैपिलरीज की तरफ आती है, ठीक है। ये आपको बताया गया है कि कैपिलरी प्रेशर से जो है वो बाहर जाती है फ्लूइड, प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उससे अंदर आती है और एक दूसरे के साथ जो है वो एक बैलेंस हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। बताया जा रहा है द सम ऑफ स्टार्लिंग फोर्सेस यूजुअली ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम इंटरस्टिशियम टू इनटू कैपिलरी। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस को जब हम जमा करते हैं, ठीक है, तो वो फ्लूइड को अंदर बाहर लेके जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कभी जो है फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस से कैपिलरी में आती है और कभी कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेस में जाती है। तो ये सारा प्रोसेस स्टार्लिंग फोर्सेस के अंदर ही होते हैं, ठीक है। फिर आपको वही बताया गया है कि मूविंग थिंग्स फ्रॉम इंटरस्टिशियम टू इनटू कैपिलरीज में आप मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस से कैपिलरीज में जाने के लिए आप कौन कौन से फोर्सेस यूज़ कर सकते हो, कैपिलरी कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पी कैप कहते हैं, ठीक है, और इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसको हम PIS कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसके अपोजिंग फोर्सेस है, मतलब जो कैपिलरी से इंटरस्टिशियल में जाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो है इंटरस्टिशियल कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये चार फोर्सेस जो है एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं और ये चारों स्टार्लिंग हाइपोथेसिस में आते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मतलब अगर इसमें कोई भी मसला आ जाए आपके फ्लूइड में, ठीक है, तो क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। एडिमा आपको पता होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है फ्लूइड बहुत ज़्यादा जमा होने लग जाए तो वो जगह क्या हो जाती है, सूज जाती है, जिसको हम एडिमा कहते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो गया, अंदर से जो है चीज़ें बाहर की तरफ ज़्यादा आने लगी, कैपिलरी कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, बाहर की तरफ से कैपिलरी के अंदर चीज़ें नहीं जा रही, डिक्रीज़ हो गई, वो कैपिलरी मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, मतलब हर चीज़ को अंदर नहीं जाने दे रही, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है वो बाहर जमा होंगी एंड इट विल कॉज एडिमा, ठीक है। इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से मसले हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला है वेनस ऑब्स्ट्रक्शंस, मतलब आपके वेन्स में जो है वो क्लॉट हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्या कहते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स, आपके वेन जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। टाइट क्लोथिंग की वजह से अगर आप एक्सट्रीमिटीज़ पे या आपके हाथ पाँव पे जो आपके क्लॉथ्स होंगे वो बहुत ज़्यादा टाइट होंगे, तो ज़ाहिरी बात है आपके वेन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
तो मसला हो सकता है, या बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा देर तक आप खड़े रहते हैं तो भी आपको वेनस ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा सॉल्ट या वाटर रिटेंशन भी हो सकती है इंक्रीज़ कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, मतलब आपके बॉडी में साल्ट और वाटर जो है बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, या फिर रेनल फेलियर, आपकी किडनीज फेल हो सकती है। ठीक है। दूसरा है डिक्रीज कैपिलरी कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ये प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इससे प्लाज्मा एल्बुमिन एक किस्म का प्रोटीन है, ये क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लिवर डिजीज़ हो सकती है या फिर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो सकती है। मतलब आपके बॉडी में प्रोटीन जो अपना काम करती है वो काम उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ और काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो आपके किडनीज़ या फिर हेमरेज हो सकती है, किडनीज़ में बाहर की तरफ जा सकते हैं, या फिर जो है वुंड्स उसमें बाहर की तरफ निकल सकते हैं। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोटीन्स है ये डिक्रीज़ कैपिलरी कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वो बॉडी से लॉस्ट हो जाते हैं और ये मसले प्रोड्यूस करते हैं। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपके वेंस के जो मेम्ब्रेन्स है वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसके साथ साथ आपका इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम खुद ही अपने सेल्स को मारने लग जाता है और अपने बॉडी को खुद नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अब आते हैं फ्लूइड मूवमेंट पे। फ्लूइड मूवमेंट क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताई गई है, वियर सोडियम गोज वाटर फॉलोज। जहाँ पे सोडियम जाएगा पानी उसके पीछे पीछे जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। मतलब जहाँ पे सोडियम होगा वहाँ पे पानी भी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताई जा रही है, एक है डिफ्यूजन एंड द सेकंड वन इज़ ऑस्मोसिस। ठीक है। और नंबर थर्ड इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर आप एक्टिव डिफ्यूजन भी कह सकते हो। ठीक है। तीन चीज़ें हैं, आपने अच्छे से समझनी है। अगर यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी चीज़ का जाना। ठीक है। किसी जगह पे एक चीज़ ज़्यादा है और दूसरी जगह पे वो चीज़ कम है, तो ज़्यादा की तरफ से वो चीज़ जाएगी कम की तरफ। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और इसमें हमारी कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी, ये विदाउट एनर्जी ये काम होगा। ठीक है। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर क्रॉस अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी डिफ्यूजन की तरह है, लेकिन ऑस्मोसिस में हम सिर्फ और सिर्फ वाटर के बारे में बात करते हैं कि इसमें वाटर ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, एक ख़ास मेम्ब्रेन से गुज़र के, परमिएबल मेम्ब्रेन से गुज़र के। परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक ख़ास किस्म का मेम्ब्रेन होता है जो हर चीज़ को दूसरी साइड पे नहीं जाने देता, एक किस्म का ब्लॉक होता है। ठीक है। ये एक किस्म का जाल होता है जो कि हर चीज़ को दूसरी तरफ नहीं जाने देता, जो चीज़ दूसरी तरफ जाने के काबिल होगा, ठीक है, उसको जाने देंगे, लेकिन जो चीज़ काबिल नहीं होगी उसको जाने नहीं देंगे। ठीक है। नंबर थर्ड इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन और बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि चीज़ें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है और उसमें एनर्जी यूज़ होती है। डिफ्यूजन में एनर्जी यूज़ नहीं होती थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होगी। लो कंसंट्रेशन से मतलब नीचे वाले छत से ऊपर वाले छत तक कोई भी चीज़ जाएगी, लेकिन उसको लेके जाने के लिए हमें क्या करना होगा, एनर्जी इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पे थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये वाटर का मूवमेंट है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम इसको एज ए सॉल्यूट बयान करते हैं, सॉल्यूट के अंदर बयान करते हैं, जैसे पहले हमने सॉल्वेंट के थ्रू बयान किया ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का आपको पता होगा। तो सॉल्वेंट वाटर है, मतलब जब वाटर ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा की तरफ से लो की तरफ जाएगा, लेकिन जब
इसमें सोल्यूट कम है, वाटर के अंदर जो चीज़ें हल हुई है वो कम है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, कम की तरफ से सोल्यूट की बात हम करते हैं। जहाँ पे सोल्यूट कम है तो ये कम की तरफ से ज़्यादा की तरफ जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। लो सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ से वो कहाँ जाएगा, टू एन एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब एक जगह पे सोल्यूट कम है तो ये वहाँ से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। अनटिल इवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अचीव्ड, तब तक ये काम होगा जब तक ये दोनों सोल्यूट कंसंट्रेशन बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये तब तक होगा जब दोनों के अंदर लो और हाई नहीं रहेंगे, बल्कि दोनों के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन एक जैसे हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक जाल होता है, जो चीज़ दूसरी तरफ जाने के काबिल होती है उसको जाने देते हैं, जो नहीं काबिल होती है उसको नहीं जाने देते। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद है टोनिसिटी। टोनिसिटी हम कह सकते हैं कि जो गाढ़ापन होता है, ठीक है, किसी भी सोल्यूट का गाढ़ापन, मतलब कोई भी चीज़ जो कि मेम्ब्रेन को पार कर सकती है और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकती, जिसमें सोल्यूट दैट कैन पेनिट्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बिटवीन ECF एंड ICF। ECF का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ICF का मतलब होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है और सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होती हैं, ठीक है, वो इन दोनों में एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसमें 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन आता है। सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज बॉडी फ्लूइड, मतलब इसमें सोल्यूट जो है वो बिल्कुल बॉडी फ्लूइड की तरह होता है। कह सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के ड्रिप्स होते हैं जो हम पेशेंट्स को लगाते हैं। आइसोटोनिक ड्रिप्स या आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होंगे जिसमें कंसंट्रेशन बिल्कुल बॉडी की तरह होंगी, बॉडी के फ्लूइड के अंदर जितनी कंसंट्रेशन होंगी उतनी ही कंसंट्रेशन आइसोटोनिक के अंदर होगी। दूसरा है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में ये कंसंट्रेशन थोड़ा सा नॉर्मल के अबव होगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसमें सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे। और ये सोल्यूशन आप कौन से पेशेंट्स को देंगे, जिनकी बॉडी में सोल्यूट की कमी होगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा सोल्यूट वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं ये आप उन्हीं पेशेंट्स को देंगे। दूसरा है हाइपोटोनिक, जो कि जिसमें सोल्यूट कम होंगे, बिलो नॉर्मल होंगे, और ये आप उन्हीं पेशेंट्स को देंगे जिसमें सोल्यूट तो ज़्यादा है लेकिन वाटर की कमी है। तो फिर ये आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाले ड्रिप्स या जो सोल्यूशंस होते हैं ये आप पेशेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आइसोटोनिक में 0.9% वाला NaCl आता है, ये आप मतलब बिल्कुल नॉर्मल इसमें सोल्यूट होते हैं, तो ये आप पेशेंट को देंगे, इक्वली कंसनट्रेटेड होते हैं। हाइपोटोनिक में जो है सोल्यूशन जो है वो लेस कंसनट्रेटेड होते हैं, ठीक है। 0.45% NaCl आता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये आप ओवर हाइड्रेशन वाले पेशेंट को दे सकते हैं, मतलब जिसके अंदर सोल्यूट कम हो और पानी ज़्यादा हो जिसके बॉडी के अंदर, तो ये आप उनको देंगे। फिर हाइपरटोनिक फ्लूइड आते हैं जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होते हैं, और ये डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स को आप दे सकते हैं, ठीक है, जिसके बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, ठीक है, तो ये आप देंगे। किन किन पेशेंट को जिनकी वाटर की इनटेक सही नहीं हो, या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, या फिर डायरिया हो, या फिर आप बच्चों वाला जो डायबिटीज़ होता है, ठीक है, तो ये आप उनको दे सकते हैं। अब आते हैं वाटर बैलेंस पे कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर कितने मकदार में पाया जाता है। तो 75% एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉडी के अंदर 75% पानी होता है। फिर इसी तरह जो यंग एडल्ट्स होते हैं, मतलब 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनमें 55 to 60% तक ये फ्लूइड आ जाता है, और मेन में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, ठीक है। 45% जो है ये फिर एल्डरली ओबीस पर्सन, जो बंदा बहुत ज़्यादा मोटा होता है ना, उनमें तकरीबन 45% पानी होता है। सिंपल आप एवरेज कह सकते हो कि 50 to 60% हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है। टोटल 40 लीटर्स आप कह सकते हैं कि होता है वाटर या फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं। 65% फ्लूइड जो है आपका ICF होता है, मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, और 35% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है।
65% से आपका बन जाता है तकरीबन 25 लीटर्स और 35% से आपका बन जाता है 15 लीटर, तो टोटल 40 लीटर हो गए। ठीक है, इसके अलावा 25% इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, 8% ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ नोड वगैरह में पाए जाते हैं और 2% ट्रांस सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड बिटवीन द सेल्स, सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। प्लाज्मा जो है नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का मैंने आपको बता दिया था AHN में। ठीक है, नॉन सेलुलर पार्ट जो होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। लिम्फ कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, और ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या, जो हमारे साइनोवियल में पाया जाता है या पेरिकार्डियल जो मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, या पेरिटोनियल, प्लूरल, इंट्राअक्यूलर या CSF, ये जो मेम्ब्रेन्स के अंदर स्पेशली जो फ्लूइड होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, प्लाज्मा क्या है, लिम्फ क्या है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या है, पता होना चाहिए। आपके बॉडी में फ्लूइड को आप कैसे देखेंगे कि कब ये नॉर्मल है, कब ये पॉजिटिव है, कब ये नेगेटिव है। ठीक है, न्यूट्रल कब होगा, मतलब नॉर्मल कब होगा? जब आप जितना इनपुट लेंगे उतना ही आप आउटपुट देंगे। मतलब आपने अगर 500 मिलीलीटर पानी पी लिया तो उतना ही आपका यूरिन आना चाहिए। ठीक है, 500 मिलीलीटर, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल होगा। पॉजिटिव क्या होगा? जब आप इनपुट ज़्यादा लेंगे और आउटपुट आपका कम होगा। आपने 500 मिलीलीटर ले लिया लेकिन आपका जो यूरिन है वो 300 मिलीलीटर आ रहा है, तो आपके बॉडी में फ्लूइड जमा हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, मतलब बॉडी में फ्लूइड जमा हो रहा है, उसी लिहाज से पॉजिटिव है। अच्छा नहीं है, उसको आपने पॉजिटिव नहीं कहना। नेगेटिव क्या हो रहा है कि आप इनपुट कम ले रहे हैं और आउटपुट ज़्यादा है। आपने 500 मिलीलीटर पानी पी लिया लेकिन यूरिन आ रहा है 700 या 800 मिलीलीटर, तो इसको हम नेगेटिव कहते हैं कि पानी कम जा रहा है अंदर लेकिन। ठीक है, तो बैलेंस आपको इसी तरीके से याद रखना होगा। और इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपका जो फ्लूइड इनटेक है और जो फ्लूइड आउटपुट है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो, मतलब जितना ले लिया उतना ही बाहर आना चाहिए। एक दिन में आपको तकरीबन 2500 मिलीलीटर एक एडल्ट बंदे के लिए पानी या वाटर फ्लूइड लेना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको फ्लूइड जो साफ़ मतलब प्योर जो फ्लूइड है वो 1500 मिलीलीटर है। वाटर से आपको मिल जाता है, मतलब फूड से आपको 750 मिलीलीटर वो पानी मिल जाता है। और कोई और सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो तो उसमें जो है 250 मिलीलीटर ख़ुद बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो ये एक एवरेज और नॉर्मल कंसंट्रेशन है बॉडी का। ठीक है, जो आउटपुट है तो उसमें आपका यूरिन के थ्रू जो बाहर आता है तो वो है 1500 मिलीलीटर, फीसिस के थ्रू जो आता है वो है 150 मिलीलीटर। ठीक है, और स्वेटिंग के थ्रू जो आता है वो है 150 मिलीलीटर, ये बाहर जाता है। अब इसके अलावा ये तो हो गए 1800। ठीक है, अब बचते हैं 700 क्योंकि हमने फ्लूइड लिया था 2500 का। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें महसूस नहीं होती, जैसे कि लंग्स, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में भी 350 मिलीलीटर बाहर निकलता है और स्किन के थ्रू भी 350 मिलीलीटर फ्लूइड निकलता है। तो 700 ये हो गया, तो 2500 आउटपुट हमारा जो है वो मतलब पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ चीज़ें होती है हमारे बॉडी में जो कि NaCl और वाटर एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करती है, मतलब उनको बरकरार रखती है। जिसमें सबसे पहले एंजियोटेंसिन आता है जो आपके किडनीज़ के ऊपर इफेक्ट करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। ठीक है, अल्डोस्टेरोन हार्मोन है जो कि आपके सोडियम और पोटाशियम को बाहर नहीं जाने देते। ठीक है, और इसके अलावा ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो वाटर कंजर्व करता है, वाटर को महफूज रखता है। ठीक है, ANP है रिड्यूस थर्स्ट एंड ब्लॉक द रिलीज ऑफ ADH, ये प्यास को कम करती है एंड ADH हार्मोन के रिलीज़ को कम करते हैं। ठीक है, ब्लॉक करते हैं उसको। सिंपैथेटिक नर्व्स भी इसमें आते हैं, वो भी आपके फ्लूइड को अगर महफूज रखने की ज़रूरत है तो महफूज करते हैं। इसके अलावा डोपामीन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और स्टार्लिंग फोर्सेस जो है ये भी काम करते हैं फ्लूइड को मेंटेन और NaCl को मेंटेन रखने में। ठीक है, आपके पास है 3 टाइप्स ऑफ ECFED, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ठीक है,
ये 3 टाइप्स आपको पता होना चाहिए। हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट क्या है? वाटर लॉस इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोलाइट लॉस, जिसमें वाटर ज़्यादा लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट्स कम लॉस हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। नंबर 2 है आइसो ऑस्मोलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट लॉस। इसमें दोनों एक जैसे लॉस होंगे, फ्लूइड जितना लॉस होगा उतना ही इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होंगे, ठीक है। हाइपोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट लॉस इज ग्रेटर देन फ्लूइड लॉस, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस होंगे, फ्लूइड कम लॉस होगा। इसके जो रिस्क फैक्टर्स है, मतलब जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने के जो फैक्टर्स है, जो रीजंस है, ठीक है, वो क्या क्या है कि सीवियर वोमिटिंग, ठीक है, डायफोरोसिस मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ट्रॉमाटिक इंजरीज, बहुत ज़्यादा इंजरी हुई उसकी वजह से फ्लूइड या ब्लड लॉस हो रहा है, फीवर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ठीक है। इलियोस्टमी मतलब आपके इंटेस्टाइन से कोई चीज़ बाहर आ रही है या कोई स्टोमा लगा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से फ्लूइड बाहर आ रहा है। फिस्टूलास, कोई एबनॉर्मल ओपनिंग्स बने हुए हैं, बर्न्स है, मतलब कोई जगह जली हुई है। हाइपर वेंटिलेशन है, बहुत ज़्यादा बंदा जो है वो सांस तेज़ तेज़ ले रहा है, तो उसकी वजह से भी फ्लूइड लॉस हो सकता है। एडीएच जो है वो बहुत ज़्यादा कम रिलीज़ हो रहा है, मतलब वाटर कंजर्व नहीं हो रहा, डायबिटीज़ इंसिपिडस है, या फिर एडिसन्स डिजीज़ है, या एड्रेनल क्राइसिस है। एड्रेनल क्राइसिस मतलब किडनी का कोई मसला है, या डायरेटिक्स आप यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा जो वाटर को लॉस करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो ज़ाहिर बात है फ्लूइड लॉस होगा। जब फ्लूइड लॉस होगा तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होगा, लेकिन उसके अंदर फिर 3 टाइप्स है जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दी, तो पता होना चाहिए इन तीनों के बारे में। आपको बताया गया है कि इन माइल्ड ECFED, जब माइल्ड होता है ECFED, ठीक है, तो उसमें 1 से 2 लीटर पानी जो है वो लॉस हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि बॉडी का 2% वेट जो है वो लॉस्ट हो जाता है। इसके अलावा जो मॉडरेट होता है उसमें 3 to 5 लीटर वाटर लॉस हो जाता है, या फिर 5% वेट लॉस हो जाता है। सीवियर में 5 to 10 लीटर वाटर लॉस हो जाता है, और 8% वाटर जो है वो 8% बॉडी वेट जो है वो लॉस हो जाता है। ये MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, याद होने चाहिए। अब जब ये सब होगा, जब फ्लूइड लॉस होगा, तो उसकी वजह से आपको क्या क्या मसले आ सकते हैं? आपको थर्स्ट, प्यास लगेगी, मसल वीकनेस होगा, म्यूकस ड्राई होगा, खुश होगा, आपका मुंह खुश होगा, आपके आई बाल जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, अंदर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ये स्पेशली सीवियर डेफिसिट में होता है, जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है। आपको जो है रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी होगी, हेडेक होगा, ठीक है। इसके अलावा आप कोमा में भी जा सकते हैं, लेकिन वो सीवियर में होगा, ठीक है। एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आपका हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा लो होगा, टेकीकार्डिया में आप होंगे, ठीक है। अगर आप आपके बॉडी तक जो है वो ब्लड सही से नहीं पहुंच पाएगी, तो आपका जो है वेन 5 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम लेगा फिल होने में, ठीक है। अगर आप उसको स्टॉप करते हैं तो आपका BP जो है वो लो हो जाएगा, पल्स प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है। नेक में जो वेन है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ओलिगोरिया हो जाएगा, कि कम यूरिन आपका पास होगा, वेट लॉस होगा। ये सारी चीज़ें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, जब आपके बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा तो ये सारे मसले हो सकते हैं, ठीक है। जर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकते हैं MCQ, स्पेशली नेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया कब होगा? मतलब नेट्रीमिया हम कहते हैं सोडियम को, Na जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होगा सोडियम की कमी आना, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया कब होगा? जब सोडियम की तादाद 130 मिलीलीटर से क्या होगा? कम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोनेट्रीमिया। और जब ये 145 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। तो अब इनसे हमें क्या पता चलता है कि सोडियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 130 to 145। अगर इस बीच में है, इस दरमियान है तो सही है। 130 से कम होता है तो हाइपोनेट्रीमिया, 145 से ऊपर होता है तो फिर हाइपरनेट्रीमिया होगा, ठीक है। नंबर सेकंड है हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया मतलब पोटाशियम का लेवल कम होना, ठीक है, वो होगा 3.5 मिलीलीटर से अगर कम होता है तो हाइपोकेलेमिया होगा, और 5.1 से ज़्यादा होगा तो हाइपरकेलेमिया होगा। अब इससे भी हमें नॉर्मल रेंज का पता चलता है कि 3.5 to
5.1 तक ये क्या है, नॉर्मल है। 3.5 से कम होगा तो हाइपोकैलेमिया, 5.1 से ज़्यादा होगा तो हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है। क्लोराइड इम्बेलेंस, क्लोराइड मतलब जो क्लोरीन हो, क्लोरीन अगर 98 से कम होगा या फिर 107 से ज़्यादा होगा तो मसले हो सकते हैं। तो इसके जो नॉर्मल रेंजेस है ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोराइड इम्बेलेंस जो है ये तो आपको पता है कि किडनी से रेगुलेट होती है और ये वाटर रिटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है सोडियम। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जहाँ पे सोडियम होगा वहाँ पे पानी भी होगा, क्योंकि ये पानी को अपनी तरफ खींचता है। और इसके अलावा आपको नॉर्मल रेंजेस बताए गए हैं, ठीक है। Na एंड क्लोरीन आर कंसनट्रेटेड इन ECF, ये इंपॉर्टेंट है कि सोडियम और क्लोरीन जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होते हैं, कंसनट्रेटेड होते हैं, ठीक है। क्लोराइड जो है ये मेंटेन सीरम ऑस्मोलरिटी अलॉन्ग विद Na, ये भी ऑस्मोलरिटी मतलब फ्लूइड रिटेंशन में काम करता है और एसिड बेस बैलेंस भी इसको मेंटेन रखते हैं। कंबाइन विद अदर आयंस फॉर होम्योस्टेसिस, जैसे कि सोडियम के साथ ये मिल जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, पोटाशियम के साथ मिल जाता है KCl बनाता है, कैल्शियम के साथ मिल जाता है, ठीक है। क्लोजली टाइड टू Na, और Na के साथ ये तो बिल्कुल NaCl जो होता है ना, बिल्कुल क्लोजली इसके साथ टाइटली बाइंड होता है। डिक्रीज लेवल इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू GI लॉस, और ये कब कम होता है, जब GI की वजह से या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से लॉस होता है, बार बार फ्लूइड लॉस होता है, तो क्लोराइड जो है वो उसकी कंसंट्रेशन में कमी आती है। का फंक्शन क्या है कि नर्व इम्पल्स में ये काम करता है, ठीक है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा आपका जो वॉस्कुलर फ्लूइड है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा सोडियम शिफ्ट इनटू सेल्स एंड पोटाशियम शिफ्ट आउट ऑफ द सेल, सोडियम पंप में जो है ये काम करता है कि सोडियम जो है ये सेल के अंदर जाता है और पोटाशियम सेल के बाहर जाता है, ठीक है। असिस्ट विद रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, वही बात है कि एसिड बेस में भी ये काम करता है। Cl के साथ मिल जाता है और HCO3 के साथ मिल जाता है अगर बेस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर एसिड बनाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी अपना काम करते हैं। क्लोराइड का फंक्शन क्या है कि ये ECF में पाया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और इसके अलावा सीरम ऑस्मोलरिटी में काम करते हैं। और ये सोडियम के साथ, जैसे मैंने पहले बता दिया, क्लोजली बाइंड होता है तो वाटर रिटेंशन में भी काम करता है, एसिड बेस बैलेंस में भी काम करता है। हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है Cl, ठीक है, और ये जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है जो कि स्टमक में काम करते हैं। तो Cl ख़ास तौर पर, तो क्लोरीन और सोडियम जो है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे वही हाइपोनेट्रीमिया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सोडियम का लॉस होना, ठीक है, किस वजह से होता है, प्रोलॉन्ग डायरेटिक थेरेपी, पानी को लॉस करने के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के थेरेपीज़ अगर यूज़ करते हो, ठीक है, डायरेटिक थेरेपी, तो इसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, मतलब सोडियम भी लॉस हो सकता है, क्योंकि पहले बता दिया था कि जहाँ पे पानी जाएगा वहाँ पे सोडियम भी जाएगा, ठीक है। का एक्सेसिव डायफ्रोसिस, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, या आपका सोडियम इनटेक पूरा नहीं है, या GI लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, लैक्सेटिव्स आप यूज़ करते हैं, वोमिटिंग हो रही है, उसकी वजह से भी सोडियम जो है वो कम हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा कम है, मतलब सोडियम है ही नहीं उसमें, आप ऐसे सॉल्यूट इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर बात है सोडियम कम होगा बॉडी में। या फिर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग लेबर देते हैं फीमेल्स को सिटोसिन के साथ, या सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगर लीवर का कोई मसला है, कोई और मसले चल रहे हैं बॉडी में, अल्कोहल बहुत ज़्यादा अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वही कि हेडेक होगा, फेंटनेस मतलब बेहोशी वगैरह हो सकती है, कन्फ्यूजन होगा, मसल क्रैम्पिंग, वही के मसल जो है वो ज़्यादा दर्द करेंगे, सही नहीं होंगे, इंक्रीज वेट जो है गेन होगा इसमें, ये बात याद रखें। इन कन्वर्जन क्या कहते हैं कि घबराहट होगी, कन्फ्यूजन्स होंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया में आप जब आपके पास ऐसा पेशेंट आता है तो आप उसके ये चीज़ें चेक करोगे, मसल वीकनेस चेक करोगे, टेकीकार्डिया, फटीग, एपैथी, ठीक है, मतलब सुस्ती वगैरह, ठीक है, ड्राई स्किन चेक करोगे, कन्फ्यूजन, हेडेक, नोज़िया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें अगर उसमें है तो ज़ाहिरी बात है ये हाइपोनेट्रीमिया का पेशेंट है। फिर आप क्या करोगे, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड करोगे, मतलब उसको
पानी नहीं दोगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पानी ज़्यादा है लेकिन सोडियम कम है, ठीक है। वाइटल साइन चेक करोगे, सोडियम लेवल जो है वो बार बार चेक करोगे। नॉर्मल सलाइन दे सकते हो या फिर लैक्टेट रिंगर आप दोगे आईवी के थ्रू, ठीक है। FNA इज़ बिलो 115, हाइपरटोनिक सलाइन इज़ ऑर्डर्ड। अगर उसका जो सोडियम है वो 115 से कम है तो फिर आप उसको हाइपरटोनिक मतलब सोलूट वाले ज़्यादा सोलूट वाले ड्रिप्स देंगे, ठीक है। मे गिव अ डायरेटिक फॉर इंक्रीजिंग H2O लॉस, या फिर आप उसको डायरेटिक भी दे सकते हो वाटर लॉस करने के लिए, क्योंकि वाटर हमने लॉस करना है तो सोडियम का जो मकदार है वो बराबर हो जाएगा वाटर के साथ। बैलेंस डाइट लेने का बताओगे, IO इनपुट आउटपुट देखोगे, और वही वीकनेस और कन्फ्यूजन का देखोगे। है हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया मतलब किसी की बॉडी में सोडियम की तादाद या सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, क्यों ज़्यादा हो जाती है? जब हम एक्सेसिव लॉस ऑफ H2O करते हैं, मतलब जब हमारे बॉडी से वाटर बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो ज़ाहिर ही बात है सोडियम अंदर जमा होगा, ठीक है, तो उसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हाइपरनेट्रीमिया में बंदा चला जाता है। और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो आप इसकी वजह से मर सकते हैं, इट कैन लीड टू डेथ, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? वॉमिटिंग हो सकता है या फिर डायरिया। अगर आपको वॉमिटिंग है या डायरिया है तो उसकी वजह से वाटर लॉस होगा, ठीक है। डायफ्रोसिस, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। ADH जो है वो आपका सही से काम नहीं कर रहा, कुछ ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। या फिर हाइपरटोनिक फ्लूइड ले रहे हैं, मतलब ऐसे फ्लूइड ले रहे हैं जिसमें वो सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, या फिर बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बहुत ज़्यादा जो है कोई जगह जली हुई है तो उसकी वजह से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, तो हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। साइन सिम्टम क्या होंगे कि थर्स्ट या फिर फ्लश स्किन, मतलब बिल्कुल पीली पड़ जाएगी स्किन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई हो जाएंगे। टेकिकार्डिया, बहुत ज़्यादा स्लो हार्ट बीट होगा। सीजर्स, झटके पड़ सकते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, ट्रीट कैसे करोगे? तो ऐसे ट्रीट करोगे कि लो सोडियम डाइट दोगे जिसमें सोडियम बहुत कम होगा, ठीक है। साल्ट दोगे अगर उसमें पोटाशियम ज़्यादा है, ठीक है। वाटर कंजम्पशन ज़्यादा करवाओगे, उसका वाटर फ्लूइड इनटेक वगैरह आप देखोगे। आप देखोगे कि उसके BP में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फिर हार्ट रेट में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, वही सोडियम लेवल वगैरह ये सारी चीज़ें देखोगे। डेली उसका वेट चेक करोगे, उसका स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन देखोगे, उसका ओरल हाइजीन करोगे, उसका जो है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस दिमागी तौर पर देखोगे, ठीक है। और इसके अलावा इनपुट आउटपुट देखोगे कि मैं कितना दे रहा हूँ, कितना बाहर जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, ठीक है। उसके फैमिली को साइन सिम्टम के बारे में बताओगे, अगर ऐसा हुआ तो फिर आप उसको हॉस्पिटल लेके आएगा, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस जितने भी होंगे ये आपने बताने हैं उसके फैमिली वालों को, ठीक है। आते हैं पोटाशियम इम्बैलेंसेस पे, जैसे कि नेट्रीमिया में हमने पढ़ा सोडियम का, इसी तरह पोटाशियम का पढ़ते हैं। पोटाशियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट केटाइन। केटाइन मतलब जिस पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है, उसको हम केटाइन कहते हैं। ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तकरीबन 97% ये हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, और स्पेशली ये GI ट्रैक में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 3.5 से लेके 5.3 तक है, या 5.1 भी आप कह सकते हो, ठीक है। सीरम पोटाशियम लेवल बिलो 2.5 और 7.0 कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट। अगर आपके बॉडी में पोटाशियम का जो लेवल है वो 2.5 से गिर जाता है या फिर 7.0 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मतलब आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके बॉडी से जितना भी मतलब पोटाशियम निकलता है तो 80 to 90% थ्रू किडनीज निकलता है, और बाकी 10 to 20% जो है वो आपके अदर फ्लूइड के थ्रू या फिर आपके स्किन के थ्रू या फिर आपके रिस्पायरेशन के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। पोटाशियम का काम क्या होता है कि आपके नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ मसल करता है, एंजाइम के काम करने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस में भी ये काम करता है। ये आपको वेजीज, फ्रूट, नट्स या मीट गोश्त जो होता है उससे मिलते हैं पोटाशियम, ठीक है। डेली इंटेक ऑफ पोटाशियम इज़ नेसेसरी बिकॉज इट पुअरली कंजर्व बाय द बॉडी। आपको जो है रोज़ाना पोटाशियम का ऐसा कुछ खाना है जिसमें पोटाशियम हो, क्योंकि
बॉडी ये खुद बहुत ज़्यादा कम बनाती है, बॉडी में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो आपके पोटाशियम की ज़रूरत को खुद से पूरा कर सके। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं हाइपोकैलेमिया के, मतलब पोटाशियम के कम होने के, ठीक है। क्या हो सकता है कि आप डायरेटिक थेरेपी बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर आप इनएडिक्वेट इंटेक सही से पोटाशियम ले नहीं रहे, ठीक है, तो कम हो जाएगा बॉडी में। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, सीवियर डायफ्रोसिस, या फिर गैस्ट्रिक लैक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से भी पोटाशियम जो है कम हो सकता है। इंसुलिन अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा अगर आपको लिवर डिजीज़ है, हेपेटिक डिजीज़ है, या फिर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हाइपोकैलेमिया में आप जा सकते हैं, ठीक है। एनोरेक्सिया होगा, इसके साइन सिम्टम्स ड्राउजीनेस, मतलब चक्कर आएंगे, सुस्त फील होगा, कन्फ्यूजन होगी, लेग क्रैम्प्स, मरोड़ आएंगे आपके पाँव में, ठीक है। हाइपर रिफ्लेक्सिया मतलब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी करेंगे चीज़ों को, आपको कोई चीज़ फील नहीं होगी लेकिन आप बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उसको रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। कार्डियक डिस्रेथमियाज, मतलब आपका कभी टैकीकार्डिया होगा, कभी ब्रेडिकार्डिया होगा। आपको हाइपरकैलेमिया हो जाता है, मतलब अगर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ग्रेटर देन 5 से ज़्यादा होता है तो EKG आपका चेंज होता है, आपका pH जो है वो कम हो जाता है। जब pH कम होगा तो क्या होता है, आपका एसिडोसिस होता है, आपकी बॉडी में एसिड बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 से कम होगा या 5 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट आपको हो सकता है, ठीक है। मसल वीकनेस होगा और GI हाइपर एक्टिविटी होगी। जिस क्या हो सकते हैं, क्यों आपका हाइपरकैलेमिया होगा, तो आप बहुत ज़्यादा सोडियम लेते हैं खुराक में तो ज़ाहिर ही बातें होगा, ठीक है। या आप साल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसमें पोटाशियम ज़्यादा है, ठीक है। या फिर आप जो है सेल डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका बोन्स है, ट्रामा है, तो अब हो सकता है हाइपोनेट्रीमिया की वजह से भी हो सकता है। अगर आपका सोडियम कम होगा तो पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और रेनल फेलियर की वजह से भी हो सकता है। इसके साइन सिम्टम्स वही है कि एपैथी, कन्फ्यूजन, नमनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नाजिया, फ्लैसिड मसल्स, डायरिया, ओलिगोयूरिया या ब्रेडिकार्डिया। नर्सिंग केयर पे अब आते हैं तो नर्सिंग केयर में आपने क्या करना है, वही चीज़ें जो कि नॉर्मली हम देखते हैं, पेशेंट को मोनीटर करना है, बार बार देखना है। कार्डियक, इसमें कार्डियक यानी हार्ट का बहुत ज़्यादा मसला होता है तो आपने कार्डियक मोनीटरिंग करना है। पल्स और रेट, रिदम, हार्ट का ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपने हार्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल इसमें रखना है। हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स आपने देखने हैं, सुनने हैं, ठीक है। मोटर फंक्शन, आपका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो होता है वो आपने देखना होगा, ठीक है। मेडिकेशन में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट IV दे सकते हो, जैसे कि एंटीडोट, ठीक है, DF 5%, वही सारी मेडिकेशंस है। और अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर आप डायलिसिस पे पेशेंट को लेके जाओगे, क्योंकि इसमें किडनी फेलियर तक बंदा जा सकता है, तो फिर किडनी का जो काम होगा वो डायलिसिस मशीन करेगा। So that's all about the fluid and electrolytes imbalance, hyponatremia, hypernatremia, hypokalemia, hyperkalemia. So मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊँ, and that's all। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।